नमस्कार, मैं सनत कुमार पांडे, व्याख्याता इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग, गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक लखनऊ। आज के इस लेक्चर जो कि वायरलेस एंड मोबाइल कम्युनिकेशन सिस्टम नामक सब्जेक्ट पे बेस्ड है, आज इस सब्जेक्ट की हम लोग यूनिट 2 में सेलुलर कॉन्सेप्ट को डिस्कस करेंगे, जो कि इस सीक्वेंस में लेक्चर नंबर 7 होगा। लास्ट टर्न पे जैसा हम लोग जनरेशन के बारे में डिस्कस कर रहे थे और वहीं पे इंट्रोडक्शन ऑफ 1G 2G के बारे में हमने डिस्कस किया था। आज के लेक्चर में हम लोग थर्ड जनरेशन, फोर्थ जनरेशन और फिफ्थ जनरेशन के बारे में चर्चा करेंगे। साथ ही साथ उनके कंपैरिजन के बारे में, उनके एप्लीकेशन यूजेस कहाँ, क्या एडवांटेजेस हैं, क्या डिसएडवांटेजेस हैं, उनके बारे में पढ़ेंगे। तो जो हमारा एक सीक्वेंस है, पहले हम 3G टेक्नोलॉजी को डिस्कस करेंगे, फिर 4G और 5G को डिस्कस करेंगे, फिर इनके वायरलेस एप्लीकेशंस को डिस्कस करेंगे, इनकी वायरलेस सर्विसेज क्या क्या हैं वो डिस्कस करेंगे, फिर एवोल्यूशन 1G से 5G में कैसे जो है वो सिस्टम टर्न हुआ उसको चर्चा करेंगे, और फिर कंक्लूजन पे आएंगे आपस में कंपैरिजन के थ्रू। तो स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर। जैसा हम लोगों ने लास्ट लेक्चर में सीखा था कि वायरलेस की अगर हम बात करते हैं तो बेसिकली कम्युनिकेशन में वायरलेस कम्युनिकेशन है क्या। तो हमने सीखा था कि जब हम ट्रांसमीटर से रिसीवर के बीच में अपने सिग्नल को भेजते हैं तो जो हमारा चैनल का रोल होता है दैट इज इम्पॉर्टेंट, और चैनल हमारा किस टाइप का है। ठीक है, अगर वायर्ड कम्युनिकेशन है, ठीक है, तो हमारे पास पॉसिबिलिटी थी, जैसे हम कोएक्सियल केबल यूज करते थे, कॉपर वायर यूज करते थे, या फाइबर केबल यूज करते थे। वहीं पे अगर ऐसे कोई वायर्ड मीडियम की बात न करें, विदाउट किसी वायर्ड मीडियम के हम जो है सिग्नल को ट्रांसमिट करें, तो वही हमारा क्या है, वायरलेस कम्युनिकेशन। ठीक है, मींस द वर्ड वायरलेस इज डिक्शनरी डिफाइंड एज हैविंग नो वायर्स। ठीक है, तो हम आगे डिस्कस करते हैं इसमें अपनी जनरेशन्स के बारे में। तो जैसा हम लोगों ने 1G और 2G और 2.5G लास्ट लेक्चर में डिस्कस किया था, आप लोगों ने देखा था कैसे हम 2.4 kbps जो कि फर्स्ट जनरेशन की स्पीड थी, हमने कैसे उसको अपग्रेड किया था, सेकेंड जनरेशन में 64 kbps की स्पीड को अचीव किया था। और वहीं पे आप देख रहे थे कि हम मैसेज सिग्नल भी भेज पा रहे थे, साथ साथ जो है हम कुछ टेक्स्ट मैसेजेस के साथ जो है वो पिक्चर सिग्नल भेज पाने में सक्षम हो पाए थे। ठीक है, फिर जब हम 2.5 पे स्विच किए थे, 2.5 टेक्नोलॉजी पे स्विच किए थे, तो हमने देखा था कि हमारी स्पीड लगभग 64 से 144 kbps अचीव हो रही थी। और वहीं पे हमने जो है वो MMS भी भेजने में सक्षम हो पाए, हाई क्वालिटी के जो है MP3s भेजा, जिसकी डाउनलोडिंग स्पीड क्या हुई थी, इनहेंस हो गई थी। तो जैसे जैसे हमारी आवश्यकता बढ़ती गई, वैसे वैसे जो है हमने वो टेक्नोलॉजी को अपग्रेड किया और उसको ऑन द बिहाफ ऑफ द स्टडी पॉइंट ऑफ व्यू हमने उसको डिफरेंट डिफरेंट जनरेशन में सेग्रीगेट किया। ठीक है, तो आज के लेक्चर में हम लोग 3G टेक्नोलॉजी के बारे में चर्चा करते हैं। तो 3G टेक्नोलॉजी रिफर्स टू थर्ड जनरेशन विच वाज इंट्रोड्यूस्ड इन ईयर 2000। ठीक है, तो 2000 के आसपास जो है ये टेक्नोलॉजी जो है वो इन्वॉल्व हुई। तो यहाँ सबसे बड़ी चीज ये एक बात ध्यान रखिएगा कि जरूरी नहीं कि जैसे 2000 में 3G हमारा लॉन्च हुआ तो 2G और 2.5G पूरी तरह से एलिमिनेट हो गया। पैरेलल में वो भी चल रहा है, लेकिन हुआ क्या कि जब नंबर ऑफ फीचर्स हमारा 3G थर्ड जनरेशन में क्या है, इनहेंस हो गए, तो यूजर धीरे धीरे क्या हो रहे हैं, अपने आप को स्विच कर रहे हैं। ठीक है, बट 1G और 2.5G 2G में भी कुछ ऐसे फीचर्स रहे होंगे जिनकी आवश्यकता आज भी हमें कुछ पर्टिकुलर टाइप के कम्युनिकेशन के लिए जरूरत पड़ी होगी। क्यों? क्योंकि वहां पे सिस्टम जो हमने जो है जनरेट किया था, उसकी इफेक्टिव कॉस्ट भी कम रही होगी। तो जहां हमको जरूरत नहीं है बहुत हाई क्वालिटी के वीडियो और पिक्चर शेयर करने की, हम जनरली उन टेक्नोलॉजीज को भी यूज करते हैं। ठीक है, फिर यहाँ पे हम 3G टेक्नोलॉजी में बात करते हैं। डेटा ट्रांसमिशन की जो हमारी स्पीड है वो बेसिकली 144 kbps से 2 Mbps हो गई। ठीक है, अब आप यहाँ ध्यान दीजिएगा
कि ये जो हमारी डेटा ट्रांसमिशन की स्पीड है, ये आपको ध्यान रखना है कि हमने 1G में 2.4 से 2G में हम कहा 64 kbps पे आए, 2.5G में हम लोग 64 से 1.144 kbps तक गए, और फिर थर्ड जनरेशन में हमने एकाएक जो है वो स्पीड को इनहेंस किया और 144 kbps से हम कहा 2 mbps तक की स्पीड जो है वो अचीव कर पाए। ठीक है, तो टिपिकली कॉल्ड स्मार्टफोन्स एंड फीचर इंक्रीज इट्स बैंडविड्थ and data transfer rates to accommodate web based applications and audio and video files। ठीक है, फिर यहीं से आपने स्मार्टफोन सुना होगा कि स्मार्टफोन आ गए, क्या क्या फीचर है इसमें। ये कब आए? जब हमारी डेटा ट्रांसमिशन की स्पीड हाई हुई, ठीक है, लगभग 2 mbps को अचीव करने लगी, तो वहीं पे क्या हुआ कि हम बेस ब्राउजर्स को जो है एक्सेस कर पाने में सक्षम हो पाए इजिली मोबाइल के थ्रू। ठीक है, और स्मार्टफोन का कॉन्सेप्ट आया जिसमें बहुत सारे फीचर से आप जो है वो यूट्यूब का इजिली इस्तेमाल करना स्टार्ट किए। फिर वहीं पे आप एक दूसरे से वीडियो कॉल वगैरह भी कर, वीडियो बेसिकली न कह के मैं बोलूंगा, आप रिकॉर्डेड वीडियो मैसेजेस भेज पाने में भी सक्षम होने लगे थे। ठीक है, तो थर्ड जनरेशन में भी कुछ प्लेटफॉर्म ऐसे थे जो वीडियो कॉलिंग का भी जो है हमें, जैसे स्काइप वगैरह आपने सुना होगा, जो हमें इस तरह टाइप के प्लेटफॉर्म प्रोवाइड कर रहे थे कि हम लोग वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग वगैरह भी इसके माध्यम से कर पा रहे थे। ठीक है, अब फीचर्स की बात करें हम लोग 3G के, तो ये क्या करता है कि प्रोवाइड फास्टर कम्युनिकेशन। जैसा उसकी स्पीड आपने देखा कि 144 से 2 mbps की स्पीड पर हम स्विच कर गए थे, तो स्पीड क्या हुई? ऑटोमेटिकली इंक्रीज कर गई। सेंडिंग एंड रिसीविंग लार्ज ईमेल मैसेजेस। ठीक है, अभी तक हमारे पास टेक्स्ट की रिस्ट्रिक्शंस होती थी, हम बहुत बड़े टेक्स्ट नहीं भेज पा रहे थे। जनरली आप मैसेजेस में देखे हो, जो आप लोग मोबाइल पे भी मैसेज लिखते हैं तो उसके लगभग 50 वर्ड से ऐसे असाइन होते थे कि इतने ही हम भेज पाएंगे, लिमिटेशंस होती थी। बट अब हम क्या हो रहा है कि ज्यादा से ज्यादा लार्ज साइज के ईमेल एड्रेसेस हम ईमेल मैसेजेस हम भेज पाने में सक्षम हो पा रहे हैं। ठीक है, फिर यहीं पे हम बात करें स्पीड की, तो जो हमारी वेब ब्राउजिंग को लेकर एक हमारा ये था कि हम जो चीज एसेस कर रहे हैं उससे कहीं हमारे डेटा लीकेज तो नहीं हो रहा है, या हमारे मोबाइल की इंफॉर्मेशन जो है वो लीकेज नहीं हो रही है। तो यहीं कुछ सिक्योरिटी पे भी काम हुआ, और हाई स्पीड के साथ साथ क्या है, मोर सिक्योरिटी प्रोवाइड की गई। कई सारी इंक्रिप्शन टेक्नोलॉजी और वेरियस टाइप के जो है वो फीचर इनहेंस किए गए सिक्योरिटी के रिगार्डिंग। ठीक है, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग और 3D गेमिंग का कॉन्सेप्ट भी आया। ठीक है, 3D गेमिंग जैसा अभी आप लोगों ने थोड़े दिन पहले सुना हो, पबजी वगैरह बहुत चर्चा में रहा है। ठीक है, काउंटर स्ट्राइक वगैरह लोग जो है खेला करते थे। तो इन सारी चीजों को जब ऑनलाइन माध्यम में, मतलब कई लोग डिफरेंट डिफरेंट नोड्स पे बैठ के, ठीक है, वो एक साथ उस गेमिंग का जो है वो मजा ले पा रहे थे। तो ये 3D टेक्नोलॉजी के ही 3G टेक्नोलॉजी के ही माध्यम से ये संभव हो पाया। ठीक है, फिर उसके बाद टीवी स्ट्रीमिंग, मोबाइल टीवी, फोन कॉल्स, आप लोग मोबाइल पे भी अपने जो है क्या टीवी को एक्सेस कर पा रहे हो। जनरली देखे हो जियो टीवी, एयरटेल टीवी, ये सब चीजें भी आपको प्रोवाइड की गई थी जब 3G लॉन्च हुआ था। ठीक है, साथ साथ इसमें कुछ टीवी के और भी अपग्रेडेशंस जो अभी चल भी रहे हैं, जैसे ऑन डिमांड टीवी की, मतलब आप जो भी आईटी प्रोटोकॉल बेस्ड टेलीविजन सिस्टम होगा, जिसमें आपको जो चीज देखना हो वो आप उसको जो है वो अपनी डिमांड जो है राइज करेंगे, और वो चीजें आपकी टीवी स्क्रीन पे चलनी स्टार्ट हो जाएगी। तो इन सब चीजों का कॉन्सेप्ट बेसिकली यहीं से स्टार्ट हुआ। ठीक है, फिर लार्ज कैपेसिटीज एंड ब्रॉडेन कैपेबिलिटीज। आपने देखा जब आपकी स्पीड बढ़ी, जब आपकी स्पीड बढ़ी होगी तो साथ साथ क्या होगा, फ्रीक्वेंसी रेंज भी बढ़ी होगी, बैंडविड्थ इंक्रीज करी होगी। तो क्या होगा कि नंबर ऑफ पिक्सल, जो अगर आप पिक्चर सेंड कर रहे हो तो नंबर ऑफ पिक्सल्स क्या हो, ज्यादा से ज्यादा पिक्सल, ज्यादा से ज्यादा पिक्चर फ्रेम आप एक समय में भेज पाने में सक्षम हो पा रहे थे। ठीक है, फिर यहीं पे जो है बात करते हैं कि जो डाउनलोडिंग स्पीड वगैरह के टर्म में अगर हम बात करते हैं, तो डाउनलोडिंग स्पीड वगैरह आपकी क्या हो गई, इनहेंस हो गई। ठीक है, 11
second to 1.5 minute time to download a 3 minute MP3 सॉन्ग। ठीक है, जैसे हमने इसको कंपैरिजन पॉइंट ऑफ व्यू से रखा कि पिछला जो हमारी 2.5 की स्पीड थी उससे हमें कम टाइम लग रहा है यहाँ पर अगर हम MP3 क्वालिटी के जो है सॉन्ग या वीडियोस डाउनलोड करने का प्रयास कर रहे हैं तो। ठीक है, फिर अगर एडवांटेजेस हैं और फर्दर हमें इन्हेंस होना है तो हमारे पास कुछ ड्रॉबैक्स भी होंगे, तभी हम जो है वो फर्दर नई तकनीक के ऊपर स्विच कर पाएंगे। तो ड्रॉबैक्स ऑफ 3G टेक्नोलॉजी का भी हमें जानकारी होनी चाहिए। तो सबसे बड़ी चीज ये एक्सपेंसिव फी फॉर 3G लाइसेंस सर्विसेज। ठीक है, जो बेसिकली ये सर्विस थोड़ा कॉस्टली हुआ करती थी और आपने महसूस भी किया होगा कि अभी वर्तमान में जितना आसानी से हम लोग 4G तकनीक को इस्तेमाल कर रहे हैं, जितने कम कॉस्ट पे, लगभग मुझे लगता है 400 से 500 में आप लोग 1 महीने का मतलब 3 मंथ का लगभग जो है वो रिचार्ज कराते हैं और 3G की स्पीड पर डे 2 GB डेटा आप लोग, लेकिन ऐसा 3G के टाइम पे नहीं संभव था। ठीक है, बहुत कम लोगों के मोबाइल में 3G तकनीक हुआ करती थी जो उस टेक्नोलॉजी को जो है सब्सक्राइब किए थे और उसका यूज करते थे, चूंकि कॉस्ट इफेक्टिव नहीं थी, ये कॉस्टली पड़ती थी। क्यों? क्योंकि इसके सिस्टम का इंस्टॉलेशन भी महंगा पड़ता था, बैंडविड्थ की उस समय लाइसेंसिंग वगैरह में काफी जो है वो खर्च आता था और इसी में बहुत सारे स्कैम्स भी आप लोगों ने सुने होंगे। ठीक है, तो इसलिए बहुत इफेक्टिव नहीं रही अगर हम कॉस्ट पॉइंट ऑफ व्यू से बात करें तो। और नेक्स्ट इसका ड्रॉबैक है, इट वाज चैलेंज टू बिल्ड द इंफ्रास्ट्रक्चर फॉर 3G। ठीक है, क्योंकि एकाएक हमने बैंडविड्थ को इनहेंस किया था, स्पीड को इनहेंस किया था, इसलिए हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर जो 1G 2G तक सपोर्टिव था, अब वो सारी चीजें हमारे लिए जो है वो पर्याप्त नहीं थी। ठीक है, अब हमें नया इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करना था। कई कंपनियों ने आपस में कई सारे कोलैबोरेशंस किए। ठीक है, जो है वो बैंडविड्थ शेयरिंग का कॉन्सेप्ट लगाया, कई सारी चीजें किया और इंफ्रास्ट्रक्चर को बिल्ड करने का प्रयास किया। ठीक है, उस समय ये चैलेंज था क्योंकि हमारे पास इस स्तर के जो है इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं थे जिसपे हम लोग 3G टेक्नोलॉजी को जो है वो यूज कर पा रहे हो। ठीक है, हाई बैंडविड्थ रिक्वायरमेंट थी, इसमें जो भी आप लोग डेटा या जो भी मैसेज जो भी कंटेंट सेंड कर रहे होंगे उसके लिए हाई बैंडविड्थ की रिक्वायर्ड थी। क्यों? क्योंकि इसमें जो क्वालिटी का जो है वो इम्प्रूव करी गई थी सिस्टम की। ठीक है, जिससे हम अच्छे से अच्छा जो है वो क्वालिटी का वीडियो या मैसेज सिग्नल जो है एक जगह से दूसरी जगह पर भेज या रिसीव कर पा रहे थे। ठीक है, फिर एक्सपेंसिव फोन था, क्योंकि शुरू में आपने देखा हो कि जैसे ब्लैकबेरी वगैरह थे, कुछ बड़ी बड़ी कंपनियां ही 3G टेक्नोलॉजी को शुरू में लॉन्च करी। ठीक है, फिर सैमसंग उसमें इन्वॉल्व हुआ तो सिस्टम की कॉस्ट थोड़ा घटती गई। इस तरह फिर कई कंपनियां, जैसे नंबर ऑफ कंपनीज इस टेक्नोलॉजीज के फोन बनाने में आगे बढ़ी, वैसे वैसे फोन की कॉस्ट भी हमारी सस्ती हो गई। STC वगैरह के फोन उस समय बहुत पॉपुलर हुए थे जो 3G टेक्नोलॉजी बेस्ड थे। ठीक है, जो कॉस्ट इफेक्टिव भी थे। बेसिकली शुरू में जब 3G फोन्स आए थे तो उनकी कॉस्ट बहुत थी। ठीक है, और यहाँ पर आपका जो सेलफोन साइज भी होता था वो भी थोड़ा लार्ज होता था एज कम्पेयर टू अभी जो आप लोग हैंडी फोन यूज कर पाते हैं। ठीक है, तो इस तरह से 3G टेक्नोलॉजी के जो हमारे ड्रॉबैक्स थे उसको हमने 4G में क्या किया, रिमूव करने का प्रयास किया। तो आइए देखते हैं 4G टेक्नोलॉजी बेसिकली क्या है कि एक बहुत बड़ा ट्रिमेंडस चेंज था वो कम्युनिकेशन अगर पॉइंट ऑफ व्यू से हम बात करें तो जब 4th जनरेशन टेक्नोलॉजी आई तो उसका जो स्लोगन दिया गया कि एनी टाइम एनीवेयर, आप कहीं भी उपस्थित होइए। ठीक है, उसके माध्यम से आप चाहे कॉल करना चाहिए, वीडियो गेमिंग करना चाहिए या वीडियो डाउनलोड करना चाहिए यूट्यूब, ये सारी चीजें एक्सेस करना थोड़ा इजी हो गया। शुरू में आपने देखा होगा कि बहुत सारी कंपनियां जो हैं वो, जैसे जियो की बात करें तो 6 मंथ के लिए ट्रायल पे लोगों को फ्री में सिर्फ आप उसका सिम खरीदिए और इसकी सर्विसेज को यूज करिए। फिर धीरे धीरे उन्होंने क्या उसके प्राइजेस अप्लाई करना स्टार्ट कर दिए। ठीक है, क्योंकि उस समय जो है वो 3rd जनरेशन में से 4th जनरेशन में लोगों को स्विच कराना बहुत मुश्किल था। ठीक है, क्यों? क्योंकि जो 3G फोन हुआ करते थे वो 4G को सपोर्ट नहीं करते थे। तो पहला चीज ये क्या कि लोगों को 10 से 12 के मिनिमम फोन खरीदने की आवश्यकता होगी अगर 4G टेक्नोलॉजी, क्योंकि ये LTE नेटवर्क पे काम कर रहा था। ठीक है, सब में LTE टेक्नोलॉजी जो है वो नहीं प्रेजेंट थी सभी फोन में।
तो लोगों को उस 3G मोबाइल सेट से 4G सेट में स्विच कराने के लिए कंपनियों ने बहुत अट्रैक्टिव ऑफर दिए, ठीक है। और इतना बड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करने के बाद भी कंपनियों ने अगर इस तरह के ऑफर्स नहीं दिए होते तो लोगों को स्विच कराना बड़ा मुश्किल होता, क्योंकि सभी की कैपेसिटी नहीं थी कि एकाएक अभी 3G आया था, उसके बाद 4G लॉन्च हो गया तो 4G की तरफ जो है वो स्विच कर पाए। इसके फीचर्स एज कम्पेयर टू 3G बहुत अच्छे थे, इसलिए जो है एक बार स्विच करने के बाद लोग इसके आदी हो गए कि बेसिक हमें अगर वीडियो या कुछ भी चलाना है मोबाइल पे, वीडियो कॉलिंग करनी है, तो हमको मिनिमम इतनी स्पीड की आवश्यकता होगी ही होगी। तो आइए 4G जनरेशन टेक्नोलॉजी के बारे में हम लोग चर्चा करते हैं। Fourth generation technology refers to or short name of fourth generation which was started from late 2000, ठीक है। ये लगभग 2000 के जो है आसपास ही इसको भी थोड़ा सा स्टार्ट माना जाता है। जैसे 3G भी आपने देखा था उसी समय आया था, लेकिन इसकी टेस्टिंग बेसिकली जो है वो 2000 के लास्ट में स्टार्ट हो गई थी, ठीक है। इंडिया में तो ये बहुत देर में आया है, ठीक है। कैपेबल ऑफ प्रोवाइडिंग 100 Mbps एंड 1 Gbps सर्विस स्पीड, ठीक है। वहां हम लोग क्या 3G टेक्नोलॉजी में लगभग 2 Mbps को हम लोग अपनी मैक्सिमम स्पीड मान रहे थे, लेकिन अगर हम 4G में स्विच किए तो आप देखिए लगभग स्पीड कितने गुना बढ़ गई, 100 Mbps से 1 Gbps। एक ट्रिमेंडस चेंज आ गया हमारी स्पीड में। और अब आपको वीडियो वगैरह जो बफर करते थे, अब बफरिंग वगैरह की प्रॉब्लम क्या हो गया, रिमूव हो गई, ठीक है। वन ऑफ द बेसिक टर्म यूज टू डिस्क्राइब 4G इज मैजिक, ठीक है। तो इसको एक तरीके से जो है वो मैजिक के टर्म पे भी लिया गया, ठीक है। मैजिक मीन्स मोबाइल मल्टीमीडिया भी इसमें आ गया, एनीवेयर एनी टाइम का जो है जो है कॉन्सेप्ट जो है वो इवॉल्व हुआ, ठीक है। इसके साथ साथ जो है ग्लोबल मोबिलिटी सपोर्ट जो है संभव हो पाया। फिर इंटीग्रेटेड वायरलेस सॉल्यूशन की बात करते हैं, इसमें कस्टमराइज पर्सनल सर्विसेज रही इसमें, ठीक है। तो बहुत सारी चीजें इसमें जो है क्या हुआ कि समाहित की गई, जिसके कारण जो है वो हमारी 4G टेक्नोलॉजी क्या है अपने में बहुत पॉपुलर साबित हुई आगे चल के, ठीक है। अब 4G टेक्नोलॉजी में ही जो है हम बात करते हैं, तो द नेक्स्ट generations of wireless technology that promises higher data rates and expanded multimedia services, ठीक है, capable to provide speed of the 100 Mbps to 1 Gbps, high QoS and high security, ठीक है। यहाँ पर जो क्वालिटी थी से जो है कम्युनिकेशन की वो भी बढ़ी, और साथ साथ क्या है कि अब सिक्योरिटी भी जो है हमारे डेटा की और हाई कर दी गई। देखिए सिक्योरिटी बहुत मेजर इश्यू होता है किसी सिग्नल को ट्रांसमिट करने में एक जगह से दूसरे जगह पे, इसलिए जब भी कोई नई तकनीक लाते हैं तो उसको हम सिक्योरिटी पॉइंट ऑफ व्यू से इस कसौटी पे भी इसको हम मेजर करने का प्रयास करते हैं कि जो सिग्नल हमारा ट्रांसमिट हो रहा है उसकी रोबस्टनेस कितनी है, उसकी हाई सिक्योर है कि नहीं। अदरवाइज जो हमने सिग्नल भेजा उसकी जगह कुछ और रिसीव हो रहा है, या अगर उसमें सिक्योरिटी फीचर्स नहीं है तो क्या है कि सिग्नल बीच में ही ब्रीच हो जा रहा है, ठीक है। बहुत सारे हैकर्स वो नेटवर्क पे काम करते रहते हैं, वो आपकी यूजफुल इंफॉर्मेशन को कुछ लीकेज कर पाएंगे, अपने पास जो है लेके उसको कुछ मॉडिफाई करके आगे सेंड करेंगे। तो ऐसा ना होने पाए, इसलिए जो सिक्योरिटी फीचर जो है हमें हमेशा हाई रखने होता है, ठीक है। प्रोवाइड एनी काइंड ऑफ सर्विस एट एनी टाइम एज पर यूजर रिक्वायरमेंट एनीवेयर, ठीक है। एनीवेयर एनी टाइम इसलिए कहा गया कि जो इस टाइम की भी सर्विसेज आपको चाहिए होती हैं रिगार्डिंग अ मोबाइल कम्युनिकेशन, वो सारी सारी सर्विसेज जो है 4G टेक्नोलॉजी में निहित थी, इसीलिए इसका स्लोगन कुछ इस टाइप का हुआ, एनी टाइम एनीवेयर, ठीक है। मेन फीचर्स इसके अगर हम शॉर्ट में देखें तो क्या था इसमें, मोर सिक्योरिटी, हाई स्पीड, हाई कैपेसिटी एंड लो कॉस्ट पर बिट सेकेंड, ठीक है। लो कॉस्ट पर बिट का मतलब है कि जो हमारा एक बिट भेजने में अभी तक 3G तक में जो कॉस्ट आ रही थी वो ड्रास्टिकली रिड्यूस हो गई, ठीक है। क्यों? क्योंकि अब हमारे पास एक सिस्टम 3G का जो है नेटवर्क जो बिछा था, हम बेसिकली उसी को अपग्रेड करके 4G टेक्नोलॉजी के लिए भी एक सिस्टम बना पाए।
बस इसमें यूजर पॉइंट ऑफ व्यू से क्या हुआ कि आपको मोबाइल वगैरह अपना चेंज करना पड़ा, इसलिए इसको कंपनियों ने इसलिए इनको ऑफर देना पड़ा, जबकि इतनी सारी क्वालिटीज थी तब भी जो है वो यूजर को स्विच कराने में, जब तक आपको किसी चीज का टेस्ट नहीं पता चलता और वो हाई जो है कॉस्ट का होता है और उसका टेस्ट नहीं पता होता, तो हम लोग उसको जो है वो प्रेफर नहीं करते। लेकिन अगर हाई कॉस्ट के साथ साथ उसका हमने टेस्ट किया और वो हमको अच्छा लगा, तो हम बार बार जो है वो बोलते हैं क्या, दैट इज क्वालिटी प्रोडक्ट, हमें इसी को यूज करना चाहिए। ठीक है, तो इस तरीके से 4G टेक्नोलॉजी ने लोगों के जीवन में परिवर्तन लाया। और आज भी देखिए हम लोग ऑनलाइन क्लासेस वगैरह, जो भी इस पेंडेमिक सिचुएशन में भी क्लासेस वगैरह आपकी चल रही हैं, टेस्ट हो रहे हैं और आपका असाइनमेंट सब कुछ सबमिट हो रहा है, तो वो इसी तकनीक का प्रयोग हम लोग जो है वो अच्छे से कर रहे हैं। ठीक है, मानवता की भलाई के लिए कर रहे हैं। और सिस्टम में देखिए कितना, अगर अभी हमारे पास 4G नहीं होता तो शायद ये सब कर पाना संभव नहीं होता और बहुत सारे विद्यार्थियों का जो है वो जीवन इससे प्रभावित होता। और इसने आपके जीवन में भी बहुत पॉजिटिव इम्पैक्ट लाया है, आप लोग ऑनलाइन माध्यम से अपनी क्लासेस कर पाने में सक्षम हो पा रहे हैं। ठीक है, फिर जहां एडवांटेजेस हैं वहीं ड्रॉबैक्स भी होंगे, ताकि हम नेक्स्ट जनरेशन में अपने आप को स्विच कर सकें। ठीक है, अब क्या था, चूंकि यहाँ पर जो डेटा स्पीड थी और जो हमारा बैंडविड्थ थी और सिक्योरिटी फीचर, जब बहुत सारे फीचर हमने इंक्रीज किया और उन सारी चीजों को एक सेलफोन में समाहित किया, तो क्या हुआ, बैटरी यूसेज जो है बढ़ गया। ठीक है, अब हमारा जो मोबाइल था उसको हमें हमेशा चार्जिंग पे ही लगाए रखने की जरूरत पड़ जाती थी। ठीक है, क्यों, क्योंकि अब LTE नेटवर्क पे जब हम काम कर रहे हैं तो इसमें क्या है, पावर कंजम्पशन ज्यादा हो रहा है। ठीक है, हार्ड टू इम्प्लीमेंट, मतलब इस टेक्नोलॉजी को इम्प्लीमेंटेशन में भी थोड़ा सा कठिनाई आती है। ठीक है, नीड कॉम्प्लिकेटेड हार्डवेयर। ठीक है, इसमें जो हमारा हार्डवेयर पोर्शन होता है वो थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड होता है सिस्टम में। तभी आपने देखा हो कि जब जियो ने अपना 4G सिस्टम लॉन्च किया था तो बहुत सारे 4G जियो इंजीनियर्स को रिक्रूट किया था। आप में से बहुत सारे छात्रों ने सुना होगा कि जियो ने बहुत मास में जो है वो सर्विस इंजीनियर्स को जो है रिक्रूट किया था। ठीक है, क्योंकि इसकी थोड़ा सा जो हमारा, मान लीजिए हम 4G टेक्नोलॉजी को है वो इसके नेटवर्क को बिछा रहे हैं, तो इसमें हमारा एम क्या है कि हम अच्छे से अच्छी सर्विसेज जो है वो कस्टमर को प्रोवाइड कर पाए। तो उस पॉइंट ऑफ व्यू से हमारा जो भी, अगर इसमें कहीं भी कोई जो है वो शिकायत आती है तो उसको तुरंत दूर करने की जरूरत है। क्यों, क्योंकि जैसे आपने इसका स्लोगन देखा, एनी टाइम एनीवेयर। ठीक है, तो सिग्नल डिग्रेड नहीं होना चाहिए, सिग्नल की जो पावर है वो वीक नहीं होनी चाहिए। इसलिए क्या है कि हम अपने सर्विस इंजीनियर्स के हेल्प से इन सब चीज़ों को मेंटेन करते रहते हैं। ठीक है, फिर जैसा मैंने बताया कि चूंकि थोड़ा सा कॉस्टली सिस्टम था, कॉस्टली जो है वो सर्विस प्रोवाइडर पॉइंट ऑफ व्यू से भी था और कॉस्टली जो है वो सर्विस यूजर के भी पॉइंट ऑफ व्यू से था। सर्विस प्रोवाइडर के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर हम कॉस्टली की बात करें तो चूंकि उसको एक नया 4G नेटवर्क पूरा बिछाना पड़ा। ठीक है, हाई बैंडविड्थ हाई स्पीड के साथ सिग्नल को भेजना है तो हमें जो है कई सारे फीचर सिस्टम के इनहेंस करने पड़े। यूजर पॉइंट ऑफ व्यू से बात करें तो उसको अपना मोबाइल सिस्टम चेंज करना पड़ा। ठीक है, सिंपल से LTE नेटवर्क पे स्विच करना पड़ा, टेक्नोलॉजी पे स्विच करना पड़ा। ठीक है, स्मार्टफोन का कॉन्सेप्ट आ गया। ठीक है, तो बहुत सारी चीजें चेंज हुई, इसलिए हम जो है वो इसको कहते हैं एक्सपेंसिव इक्विपमेंट रिक्वायर्ड टू इम्प्लीमेंट नेक्स्ट जनरेशन नेटवर्क। ठीक है, जब भी जाहिर सी बात है हम किसी नई तकनीक पे जाएंगे तो हम स्विच करेंगे तो उसमें क्या है, कॉस्ट इफेक्टिव होनी चाहिए, तभी जो है ज्यादा से ज्यादा यूजर क्या होंगे उस टेक्नोलॉजी से जुड़ पाएंगे। अब हम एक कंपैरिजन देखते हैं 3G और 4G का। ठीक है, क्योंकि ये जैसे हम लोगों ने चर्चा की कि लगभग 2000 में 3G बेसिकली लॉन्च हुआ और 2000 के लास्ट में ही 4G की भी बात होने लगी थी। तो यहाँ पे अगर हम डेटा ट्रांसफर स्पीड देखें तो 3G में क्या था, लगभग 3.1 Mbps की थी और 4G में 100 Mbps। तो स्पीड देखिए कितना तेजी से जो है वो बढ़ी जो है 3G से 4G में मूव करते समय। इंटरनेट सर्विसेज इसमें ब्रॉडबैंड थी और इसमें अल्ट्रा ब्रॉडबैंड। ठीक है, फिर मोबाइल टीवी रेजोल्यूशन की बात करें तो इसमें जो है लो था और 4G में क्या है, हाई है। बैंडविड्थ क्या थी, 5 to 20 मेगाहर्ट्ज 3G में थी, वहीं 4G में आपकी 100 मेगाहर्ट्ज की जो है बैंडविड्थ मिल रही है। फ्रीक्वेंसी
2 गीगाहर्ट्ज पे बेसिकली हम काम कर रहे हैं, यहाँ पर 2 to 8 गीगाहर्ट्ज पे काम कर रहे हैं, ठीक है। डाउनलोड एंड अपलोड स्पीड जो है 5.8 MBPS है और इसमें 14 MBPS है। तो ऑब्जेक्टिव एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से आप लोगों को इस टेबल को ध्यान में रखना चाहिए, ताकि 3G और 4G में कंपैरिजन से कुछ रिलेटेड क्वेश्चन आ गए कि 3G में बैंडविड्थ कितनी है, इसकी जो है वो इंटरनेट सर्विसेज कैसी हैं, ठीक है, बैंडविड्थ कितना होता है, फ्रीक्वेंसी कितना होता है, डाउनलोड डाउनलोड एंड अपलोड की स्पीड कितना है। तो आप लोग यहाँ से इसको मेमोराइज रखिए और जरूरत पड़ने पे सही क्वेश्चन टिक करिए, ठीक है। फिर जब 4G हमारा लॉन्च हुआ था तो बहुत सारे देशों ने इसको अपने यहाँ इम्प्लीमेंट थोड़ा लेट में किया, जबकि वो बहुत मॉडर्न जो है वो कंट्रीज मानी जाती हैं, क्योंकि इसके कुछ साइड इफेक्ट के बारे में भी वहाँ चर्चा हुई और वहाँ पे इसको बहुत देर से कुछ में एक्सेप्ट किया गया, कुछ ऐसे भी हैं जहाँ एक्सेप्ट नहीं भी किया गया। तो अब लगभग सभी देशों में जो है इसको एक्सेप्ट किया गया, लेकिन एक्सेप्ट फॉर द स्कैंडिनेवियन कंट्रीज, नॉर्दर्न यूरोप की तरफ जो है, जैसे डेनमार्क हो गया एंड 2 अदर कंट्रीज ऑफ द स्कैंडिनेवियन, नॉर्वे एंड स्वीडन, ठीक है। यहाँ इन सब चीज़ों को लेकर थोड़ा सा विवाद रहा, लेकिन few countries have started the 4G कॉमर्शियली, अब वहाँ भी लगभग इसको स्टार्ट किया गया है, ठीक है। इन द कई सारी जगह थी जो ये बहुत पॉपुलर हुआ, ठीक है। जितने बड़े देश थे लगभग यूएस हो गया, जर्मनी, स्पेन, चाइना, इन सब ने इसको जो है क्या हुआ, प्रमोट किया और अपने यहाँ यूज भी कर रहे हैं। बेसिकली वो इसके आगे भी 5G टेक्नोलॉजी को इम्प्लीमेंट करने का प्रयास कर रहे हैं और 5G में बहुत सारे इस समय विवाद चल रहे हैं, ठीक है। तो वायरलेस पॉइंट ऑफ व्यू से अगर हम बात करें, तो अगर हम गैजेट से थोड़ा सा परिचित हों तो आपने देखा हो कि कुछ इस टाइप के गैजेट जो है वो 3G में जो थे वो थोड़ा सा 4G यूज किए तो और मॉडर्न और हैंडी होते गए और स्मार्ट होते गए, ठीक है। तो इस तरीके से बहुत सारी कंपनियों ने बहुत सारा इन्वेस्टमेंट किया इस इम्प्रूवमेंट के लिए और हमें स्मार्टफोन जो है वो समय समय पर अपग्रेड करके मार्केट में प्रोवाइड करती रही, ठीक है। अब आइए हम 5G टेक्नोलॉजी पर चर्चा करते हैं। जैसे वर्तमान में 5G टेक्नोलॉजी की जो टेस्टिंग इंडिया में भी चल रही है और बहुत विवाद का विषय भी बन रहा है, लेकिन बहुत सारे जो है वो NGOs और बहुत सारे जो है रिसर्चर इस पॉइंट ऑफ व्यू पे बोलते हैं कि ये 5G टेक्नोलॉजी जो है बेसिकली क्या है, हार्मफुल है, ये पक्षियों के लिए घातक है, ह्यूमन बींग्स के लिए घातक है। लेकिन अगर हम बेसिकली साइंटिफिक रिसर्च को देखें तो ऐसा कहीं कोई प्रमाण अभी तक नहीं मिला है, ठीक है। जिन कुछ देशों में ऐसा हुआ कि इम्प्लीमेंट हुई तो वहाँ बहुत सारे पक्षी जो है मृत पाए गए, तो कहीं उन चीजों को जब रिसर्च किया गया, उनकी फाइंडिंग्स प्राप्त की गई, तो देखा गया कहीं 5G टेक्नोलॉजी की जो रेज है उसकी वजह से उनको हार्म नहीं हुआ था, कुछ ना कुछ और भी उसके रीजंस थे, ठीक है। तो अभी ये टेस्टिंग के दौर में है। बेसिकली यहाँ पर एक ड्रास्टिक चेंज जो आ रहा है, क्योंकि इसमें जो हम वेव यूज करते हैं, बेसिकली हम यहाँ 5G में मिलीमीटर वेव पे काम कर रहे हैं, ठीक है। और कुछ साइंटिस्ट या कुछ ऐसे संगठनों का कहना है कि ये जो है ह्यूमन के टिश्यूज, उसके स्किन में जो है वो कैंसरस जो है हो सकती हैं, ठीक है। लेकिन अभी इस पे रिसर्च चल रही है, इसका कोई साइंटिफिक प्रमाण नहीं है कि क्योंकि जो हम अपना जो है वो फ्रीक्वेंसी बैंड का अध्ययन करते हैं, तो जो हमारी रेडियो वेव्स थी जनरली वो हार्मफुल नहीं होती थी। इसके ऊपर बहुत सारी हमारी जो है रेज, अल्फा, बीटा, गामा, सब इसके ऊपर की रेज हैं और वो सब बेसिकली क्या है कि हार्मफुल है हमारे जो है स्किन वगैरह के लिए। लेकिन जो कम्युनिकेशन पॉइंट ऑफ व्यू से जो है वो स्पेक्ट्रम यूज हो रहा है, उसमें कोई भी ऐसी फ्रीक्वेंसी रेंज नहीं होती है जो हमारे लिए हार्मफुल हो। और बाकी अभी टेस्टिंग चल रही है, आगे इसमें क्या होता है, लेकिन अभी तक का जो रिसर्च आया है उसमें कहीं इस तरीके की कोई फाइंडिंग नहीं मिली है कि 5G टेक्नोलॉजी है जो है वो कैंसरस है या उसकी वजह से पक्षी वगैरह जो है वो हार्म हो रहा है, ठीक है। तो 5G टेक्नोलॉजी की अगर हम बात करें तो 5G टेक्नोलॉजी रिफर्स टू शॉर्ट नेम ऑफ 5th जनरेशन विच वाज स्टार्टेड फ्रॉम लेट 2010। देखिए इंडिया में अभी टेस्टिंग चल रही है और इसका इवोल्यूशन हम मान रहे हैं 2010 का। तो जो है वो टेक्नोलॉजी कितने तेजी से बढ़ रही है
और हम अभी 2021 में हैं और इसको जो है वो एक्सेप्ट नहीं कर पाए हैं, क्योंकि अभी जब तक पूरी तरीके से हम लोग इसको जांच परख नहीं लेंगे, ठीक है। अब इंडिया में खैर चल रही है, बट कुछ कंपनियों ने इसकी टेस्टिंग स्टार्ट कर दी है, ठीक है। और जल्दी हम 5G टेक्नोलॉजी से भी रूबरू होंगे, ठीक है। कंप्लीट वायरलेस कम्युनिकेशन विथ ऑलमोस्ट नो लिमिटेशंस, ठीक है। ये 4G से भी और इनहेंस टेक्नोलॉजी होगी, ठीक है। और इसके फीचर्स ऐसे होंगे कि हम इसको क्या बोलते हैं, ऑलमोस्ट नो लिमिटेशंस, ठीक है। अब देखते हैं आने वाले दिनों में लिमिटेशंस क्या क्या थी जो 5G रिमूव कर रहा है। इट इज हाईली सपोर्टेबल टू WWW, ठीक है, वर्ल्ड वायरलेस वर्ल्ड वाइड वेब, ठीक है। अब इसके बारे में हम लोग और चर्चा करेंगे, ठीक है। ये इसके फीचर्स में बताया गया। अभी तक हम लोग क्या है कि वर्ल्ड वाइड वेब का यूज करते हैं, ठीक है, WWW का। अब यहाँ क्या है, वायरलेस वर्ल्ड वाइड वेब टर्म इवॉल्व हो रहा है, तो इसको हम लोग समझेंगे कि ये है क्या चीज, ठीक है। फिर बेनिफिट्स ऑफ 5G की बात करें तो यहाँ आपकी स्पीड जो है वो हाई है, हाई कैपेसिटी है। 5G टेक्नोलॉजी प्रोवाइडेड लार्ज ब्रॉडकास्टिंग ऑफ डे टाइम GBPS, ठीक है। मल्टीमीडिया है, इसमें टीवी प्रोग्राम्स, क्लियरिटी है, HD क्वालिटी के वीडियो इसमें ट्रांसमिट हो रहे हैं, ठीक है। फास्टर डेटा ट्रांसमिशन है, लार्ज फोन मेमोरी साइज, ठीक है। ये सब फीचर जो है वो जब आपका टेक्नोलॉजी का इनहेंस हुआ तो आपको अपने सेट मोबाइल फोन को भी फीचर्स के साथ साथ इनहेंस हो गया हो, ठीक है। सपोर्ट इंटरैक्टिव मल्टीमीडिया, वॉइस स्ट्रीमिंग, वीडियो, इंटरनेट एंड अदर, ठीक है। तो 5G टेक्नोलॉजी बेसिकली क्या है कि कई सारे फीचर्स को जो 4G के थ्रू उनको क्या किया, इसने इनहेंस कर दिया, और इस हद तक इनहेंस कर दिया कि हम इसके स्लोगन में ही बोलते हैं कि देयर इज नो लिमिट, ठीक है। अब अगर एक कंपैरिजन की हम बात करें बेसिक 4G और 5G में, तो इसमें स्विचिंग के बेसिस पे बात करें तो क्या है कि इसमें सर्किट एंड पैकेट स्विचिंग का कॉन्सेप्ट हो रहा है, और 5G में भी सर्किट एंड पैकेट स्विचिंग का कॉन्सेप्ट यूज हो रहा है। डेटा रेट इसमें 20 Mbps का है और 5G में अप टू 1 Gbps है। टेक्नोलॉजी इसमें क्या है, कॉम्बिनेशन ऑफ ब्रॉडबैंड, लैन, वैन, पैन, ये सब आप लोगों ने सुना होगा, ठीक है। और कॉम्बिनेशन ऑफ द ब्रॉडबैंड, लैन, वही सारी चीजें इसमें भी हैं। बस इसमें कुछ फीचर ही हमने 4G के इसमें जो है वो इस हद तक इनहेंस कर दिए हैं कि ये एक अलग टेस्ट हमें देगा, ठीक है। और 5G एज कंपेयर टू 4G के कंपेयर में जो है वो 5G जो है वो हमारी जो क्वालिटी ऑफ कॉल थी या क्वालिटी ऑफ वीडियो जो हम लोग जो है वो स्विच कर रहे हैं, वीडियो जो है जो देखते हैं, वो सारी चीजें इसमें क्या होगी, उसके ट्रांसमिशन की क्वालिटी को ये इम्प्रूव कर देगा, ठीक है। तो बेसिकली एक ग्लैंस पे अगर हम देखें तो 1G आपका जो है जनरेशन जो है 1G जनरेशन 1981 के आसपास थी। 2G जो है 99 की बात करें तो 1992 के आसपास थी। 3G 2001 में आई। 4G जो है वो 2011 में। ये बेसिकली हम बात कर रहे हैं अपने इंडिया के रेफरेंस पॉइंट ऑफ व्यू से, और अभी तक जो हम लोगों ने पढ़ा कि ये 2010 में 5G आया, तो रिसर्च उस पे जो है स्टार्ट हो गई थी और सिस्टम छोटे लेवल पे जो है इम्प्लीमेंट करके उसकी टेस्टिंग स्टार्ट हुई थी। और धीरे धीरे सिस्टम जो है वो जैसे जैसे अपने ड्रॉबैक्स को रिमूव करता जाता है और सिस्टम एक सेटअप बन जाता है और उसको हम लोग यूज कर पाते हैं, ठीक है। तो एप्लीकेशंस में जाएं तो बहुत सारे एप्लीकेशंस हैं, ठीक है। वायरलेस एप्लीकेशंस आर दोज व्हिच वी कैन use free space as the transmission medium and do not involve the cabling like fiber और कॉपर केबल्स, ठीक है। तो हम बेसिकली वायरलेस के एप्लीकेशंस की बात करते हैं, तो जहां पर हमारा केबल माध्यम में ट्रांसमिशन हो रहा था हम उसको रिमूव करते हैं और धीरे धीरे हम अपने आप को वायरलेस मीडियम में ले जाते हैं। अब यहीं पे जो है गाइडेड मीडियम और नॉन गाइडेड मीडियम माध्यम की बातें आती हैं, ठीक है। तो जहां हमारा सिस्टम है वो गाइडेड को कहाँ से ट्रांसमिट होना है, ठीक, पाथ डिजाइन है तो गाइडेड मीडियम है, और इसी तरीके से पाथ पहले से रिजाइडेड नहीं है और सिस्टम को हम ब्रॉडकास्ट कर रहे हैं मल्टी डायरेक्शन में, तो दीज आर द नॉन गाइडेड सिग्नल। तो मीडियम, ठीक है।
तो ऐसे ही मीडियम्स की अगर हम बात करें तो वायरलेस जो हमारा सिस्टम है बहुत इम्पॉर्टेंट हो जाता है हमारे लिए, ठीक है। बहुत सारी सर्विसेज है, इंडस्ट्री, स्कूल, कॉलेजेस, मेडिकल सेक्टर में हम इसका इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। तो आज के लेक्चर में हम लोग यहीं तक रखते हैं। आगे आने वाले लेक्चर्स में हम सेलुलर कॉन्सेप्ट के कुछ और नए तकनीकों के बारे में गहनता से अध्ययन करेंगे। थैंक यू। थैंक यू सर।